हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम NCERT इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर 6 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने ग्रामीण विकास के बारे में ध्यान से पढ़ा था और आज हम बात करेंगे कृषि विपणन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम जो है कृषि कानून बिल के बारे में भी ध्यान देंगे और जो है हम ये देखेंगे कि हमारे तीनों बिल जो आए थे वो वापस क्यों हुए, उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण क्या है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करेंगे किसान बिल के बारे में। ठीक है, जो कृषि का बिल आया है, तो किसान बिल भी कह सकते हैं कृषि बिल, क्योंकि कृषि किसान से है, किसान कृषि से है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार, ध्यान रखेंगे, मोदी सरकार आए दिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजना सेवाएं शुरू करती है और जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। और केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो है कोई ना कोई किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाती रहती हैं। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कृषि विधेयक 2020 के बारे में। देखिए, हाल ही में आपको पता है कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में एक नया कृषि बिल जो है 2020 पास किया गया, जो किसानों की फसल मूल्य, बाजार मूल्य, इन सब से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आपको बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा। फार्मर बिल को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण यानी कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया और 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के रूप में ये विधेयक रखा गया। और ये जो बिल था, इसका बेसिकली अगर मोटिव की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य को सरलीकरण करना, जो कि लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया, जबकि राज्यसभा ने इसके बाद विधेयक को पारित कर दिया था। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं। तो ये जो नरेंद्र तोमर जी थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो है किसान के हित को ध्यान में रखते हुए योजना और सेवा का शुभारंभ किया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, योजना और सेवाओं का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और जिससे जो है किसान को ना उनकी उत्पादन की गई फसल पर अच्छी कीमत मिल सके, किसानों की आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर उठ सके। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है, इसके लिए भारत सरकार पिछले 6 सालों से अनेक प्रकार की योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, MSP की जो दर होती है, इसको 14 से 21 के बीच बढ़ोतरी की गई, जो इस समय रबी के सीजन के लिए MSP की घोषणा आगामी सप्ताह के लिए की जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कृषि से रिलेटेड 3 बिल आए थे। पहला जो है सेल, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की। पहला बिल जानिएगा, ठीक है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़े, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च कम हो। दूसरा बिल ये था कि इस बिल में सरकार ने किसानों पर, ध्यान रखेंगे, इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया। कहने का मतलब ये है कि इसमें, इस बिल के माध्यम से जो है कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, है ना, प्रोसेसेस चार्ज, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता, एक्सपोर्टर्स, इन सब को जो है किसान से जुड़ने के लिए मजबूत करता है। और कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीजों की सप्लाई करना, तकनीकी मदद, फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और जो है फसल की बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई। थर्ड बिल ये था कि अनाज, दाल, तिलहन, खाने के तेल, आलू, प्याज, ये सब जरूरी चीज़ों को लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया, ताकि जिससे जो है किसानों को जो है अच्छा खासा कीमत मिल सके। ठीक है, तो ये तो थे 3 जो है बिल। अब इस पर शंकाएं क्या थी? पहली शंका तो ये थी कि देखिए, सरकार क्या करेगी, किसानों ने आंदोलन क्यों किया, उनके डाउट भी तो खत्म कर दे। किसान बिल जो आया था उसमें नो डाउट उसमें शंका उत्पादन होना ही था। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा जो निर्धारित MSP किया जाता था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब अनाज की खरीद बंद हो जाएगा, सरकार नहीं खरीदेगी। ठीक है, और किसान फसल को मंडी से बाहर बेचता है तो MSP मंडियां समाप्त हो जाएंगी। तीसरा डाउट ये था, ई नाम जो सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल है, इसका क्या होगा?
ठीक है। तो इस किसान बिल का समाधान ये निकलना चाहिए था कि एमएसपी पर पहले की तरह फसल खरीद जारी रहे। आगामी जो रबी के सीजन है वो किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। ये सारे समाधान हो सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने समाधान न करके किसान बिल ही वापस ले लिया और जो है उस किसानों का जो है ऐसे ही रह गया मामला। सीजन के लिए एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। किसान को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें समाधान होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी। ठीक है। अब देखिए, जो ये एमएसपी का विवाद है, जैसे कि आप सभी ने टीवी पर भी देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चे में था, समाचार में भी पढ़ा होगा। देश का जो किसान है, ठीक है, कृषि बिल 2021 का जबरदस्त विरोध कर रहा था। राकेश टिकैत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है। आखिर आपके मन में भी आ रहा होगा ना कि क्यों किसान भाई इसका विरोध कर रहे हैं, क्या है किसान बिल और किसान क्यों कर रहे हैं ऐसा एमएसपी पर विवाद। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये जो बिल था, इसका जबरदस्त विरोध हुआ और पूरे देश में किसानों ने बिल का विरोध प्रदर्शन किया। खासकर आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान भाई बिल्कुल डटे रहे, वहीं पर बोरिया बिस्तरा जमा दिया दिल्ली में। ठीक है। लेकिन वो तब तक नहीं हटे जब तक ये बिल वापस नहीं हो गया। आपको मैं बताऊं, केंद्र सरकार में जो हरसिमरत कौर थी, मंत्री रही, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष भी जो है लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था। आरोप क्या था ये भी जान लीजिए। बिल को लेकर किसान और विपक्ष का आरोप ये था, इससे तो मंडी समाप्त हो जाएगी और किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा भाई। और किसान संगठनों का ये आरोप था कि कृषि विधेयक, ये जो बिल है, ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है और ये जो बिल है ये किसानों के खेतों और मंडियों में बड़ी कारपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा इसमें। ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने शासनकाल किया था वैसे ये हो जाएगा। जबकि सरकार का क्या दावा था ये भी आप लोग जान लीजिए। सरकार का ये दावा था कि कृषि में ये जो लाए जा रहे बदलाव हैं ये किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी, उन्हें नए अवसर मिलाएगी, बिचौलिए जो बीच के इमीडिएटर होते हैं ये खत्म होंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है छोटे किसानों को होगा और किसान अब मंडी से बाहर भी अपना सामान ले जाकर बेचा गया। हालांकि ये सब बात छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बार बार ये कह रहे थे कि एमएसपी और मंडी पहले की तरह व्यवस्थित रहेगी। लेकिन भाई किसान संगठन ये चाहते थे कि इस पर सरकार कानून बना दे ना भाई। सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया? किसान ये चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कोई ठोस कानून बना दे। तो किसानों का डाउट भी तो खत्म करना चाहिए था ना, जिससे किसान मंडी और उसके बाहर सरकार द्वारा जो एमएसपी है इस पर अपना उत्पादन बेच सके। ठीक है। और लोकसभा में इसे लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा था कि एमएसपी भी रहेगा, कृषि मंडियां भी रहेंगी। लेकिन भाई कहने से कौन मानता है, आप इस पर कानून बनाइए। किसानों की मांग तो यही थी। तो फिर एट लास्ट ये आप सोचिए कि किसान कृषि बिल जो है वापस लेना पड़ा। अच्छा, बार बार मैं चर्चा कर रही हूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, किसानों को ध्यान रहे, किसानों को एमएसपी क्या है मैं ये आपको बता रही हूँ, ये मिटा देती हूँ। एमएसपी, देखिए एमएसपी ये है किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, ध्यान रखेंगे, किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की गई। और इसमें जो है अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार क्या करेगी कि उसे एमएसपी के हिसाब से खरीद लेगी ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। और ये जो एमएसपी है ना ये पूरे देश के लिए एक होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, पूरे देश के लिए एक होती है। साथ ही आप ये देखो कि सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, तो कृषि बिल वापस हो गया और इसकी क्या क्या शंकाएं थी ये मैंने आपको बता दिया। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण। देखिए, विविधीकरण के भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये हुआ कि फसलों के उत्पादन का प्रणाली में परिवर्तन से, और दूसरा पहलू ये हुआ कि श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सब में, ठीक है, और गैर कृषि क्षेत्र में लगाना। तो ये विविधीकरण की जो है
आवश्यक इसलिए उत्पन्न हो रही है आवश्यकता, क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर ही तो आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है मानसून डिपेंडेंट है, ठीक है। और विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादन और वैकल्पिक धारणीय आजीविका भी इन सब के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। और देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ फसल से जुड़ा रहता है, लेकिन रबी की फसल के मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं ही नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। और अन्य प्रकार की उत्पादन और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी और विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए समर्थ बना पाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरत संबंध गतिविधियों और गैर कृषि रोजगार और नए वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है। आप सब भी अपने गांव में देखते होंगे तो कृषि क्षेत्र में तो पहले ही बहुत से बोझ हैं, यानी कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए और जो है अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। और गैर कृषि अर्थतंत्र में ना अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशीलता होती है और उनमें जो है स्वस्थ समृद्धि संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अनेक घटक तो निम्न उत्पादन वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं ना। तो गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण जो है उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, ठीक है, पर्यटन, ये सब सम्मिलित है। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं ना जिसमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है, इनका अभाव है, सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। और इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं, जैसे कि देखिए मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएं, हथकरघा, ये सारे उद्योग। तो अधिकांश ग्रामीण महिलाएं जो हैं कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष जो है गैर कृषि रोजगार की तलाश में हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में आप देखो कि ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हो रही हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे पशुपालन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मुर्गी पालन का वितरण कैसे है, ठीक है। 16% भेड़ और बकरियों के पालन में लगे हैं, 1% सूअर पालन में, 22% मवेशी और भैंसे हैं, और 61% लोग जो है वो मुर्गी पालन में लगे हुए हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं पशुपालन के बारे में। देखिए भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि यानी कि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गी, बतख, ये सब बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से ना परिवार की आय अधिक स्थिरता आती है। अब आप ये देखो कि मवेशी रहेंगे, ठीक है, तो उनको आप चारा भूसा देके क्या है कि वो दुग्ध उत्पादन, दूध वगैरह जो है प्रोवाइड हो जाता है, दूध बेच दीजिए, उसका घी बना के बेच दीजिए, जो है ना उसका खोआ बना के बेच दीजिए। साथ ही क्या होती है, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण, इन सब की व्यवस्था भी परिवार की अन्य जो है खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। अब जैसे काऊ डंग हो गया, बुफेलो डंग हो गया, तो ये जो है उर्वरक का काम कर देते हैं, है ना। और आज देखिए पशुपालक क्षेत्रों देश में से 7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। और इस क्षेत्र में ना महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अंश यानी कि 58% तो मुर्गी पालन का है, और अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े आते हैं, और सबसे निम्न स्तर खच्चरों और टट्टुओं का है, ठीक है। 2019 में भारत के 303 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 110 मिलियन भैंसें थी। पिछले 3 दशकों में भारत के डेयरी उद्योग का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ऑपरेशन फ्लड की अगर मैं बात करूं, इसको कौन लाया है, इसके पिता कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो जो है इसीलिए ना इसको ऑपरेशन फ्लड की संज्ञा दी गई, ठीक है। और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय जो है योग्य दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसका प्रसंस्करण यानी कि मार्केटिंग करते हैं, और फिर उसे जो है शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसे कि अब पहले ही बताया गया है, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है, ठीक है। देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसका अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ये सब जो है दुग्ध उत्पादन राज्य हैं। और अब देखिए मांस, अंडे, ऊन, इन सब का भी उत्पादन का विविधीकरण दृष्टि से बहुत जो है महत्वपूर्ण है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मछली पालन की, मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, तालाब, प्रवाह, ये सब जो है सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन, ठीक है, दीपक स्रोत बन जाते हैं। और भारत में ना बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन, जल कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं। आजकल देखिए देश की समस्त मत्स्य उत्पादन का ना 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों से और 35% जो है महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। और ये जो है मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है। मत्स्य उत्पादकों में अगर प्रमुख राज्यों की बात करूं तो वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, और तमिलनाडु है। और मछुआरों के परिवारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता यानी कि कम पढ़े लिखे लोग, ठीक है, गंभीर ऋणग्रस्तता यानी कि बिल्कुल ऋण से ग्रस्त हैं। इन मछुआरों के समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं ये मछुआरे। यद्यपि महिलाएं जो हैं मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों होता है। विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और जो है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख और सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता का अब अनुभव जो है वो हो रहा है। अब आइए बात करते हैं उद्यान विज्ञान यानी कि बागवानी। देखिए प्रकृति ने भारत को ना ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। आप ये देखो, भारत में ही जलोढ़ मिट्टी, भारत में ही जो है काली मिट्टी, भारत में ही भूरी मिट्टी, भारत में ही लाल मिट्टी, भारत में ही बलुई मिट्टी, सारी मिट्टियाँ अवेलेबल हैं, ऋतुएं अवेलेबल हैं। और उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार की बागान उत्पादों को अपना लिया है। अब इसमें देखिए फल, सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधीय फसलें, ठीक है, पौधे, सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी, ये सब फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में आप ये देखो कि बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत में आम, केला, नारियल, काजू, इन सब फलों, ठीक है, अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज जो है विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग जो है अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्प रोपण यानी कि पुष्प लगाना, पौधशाला खोलने, इनकी देखभाल करना, संकर बीजों का उत्पादन, उतक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, ग्रामीण महिलाओं के लिए अब और अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। यानी कि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने और उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी की प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है और मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना जो है ये भी आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों में जो है इसकी पुनर्रचना करनी होगी, ठीक है। इनके लाभ जो है दीर्घकालिक हो ताकि और इनकी आजीविका के साधन बन सके। तो बागवानी जो है एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे ना महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, ठीक है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज, विपणन माध्यमों का विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो थी बागवानी।
अन्य रोजगार आजीविका के विकल्प और क्या हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? सूचना प्रौद्योगिकी ने ना भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आप ये देखो कि 21वीं शताब्दी में ना देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों के में समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है और इस तरीके से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरीके से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्रों में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं, ठीक है। और इस जो है प्रौद्योगिकी द्वारा यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा ये जो उदीयमान यानी कि जो उभर रही है तकनीकी, कीमत, मौसम, विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है, ठीक है। और अपने आप में ना ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु ये समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उसके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े स्तर पर रोजगार और अवसरों का जो है उत्पन्न होने की संभाव्यता रहती है। और भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो विद्यमान है और इसी से ग्रामीण विकास हो रहा है। अब देखिए सांसदों द्वारा गांव के दत्तक ग्रहण यानी कि 2014 में आप देखो कि भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि SAGY नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो योजना है इसके तहत भारत के सांसदों को एक गाँव की पहचान करने, विकसित करने की जरूरत है। शुरू करने के लिए सांसद जो है वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव को विकसित कर सकते हैं। 2019 तक 2 और गांव विकसित करने हैं। भारत में 2500 से जो है अधिक गांवों को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000, पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी हो सकती है। और सांसदों का खुद का या अपने पति पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए। सांसदों द्वारा एक गांव का विकास योजना की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को गतिविधियों के लिए प्रेरित करने, स्वास्थ्य, पोषण और जो है शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा, ये तो हुई आजीविका के साधन की बात। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे धारणीय विकास और जैविक कृषि यानी कि जैविक कृषि कैसे होती है, इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। और इस चैप्टर से निष्कर्ष क्या निकला और अगले पार्ट में ये कर देंगे चैप्टर खत्म क्वेश्चन आंसर लगा के। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं शेयर करते हो, बिल्कुल भी नहीं वीडियो शेयर करते हो। आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आपको जरूर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।